हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर और वेलकम टू अड्डा 24/7। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल एट योर प्लेस, राइट? सो स्टूडेंट, आज हम इस सेशन में करने वाले हैं अपना हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, दैट इज किंग, फार्मर्स एंड टाउन, राइट? ये आपका हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है और हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद में और किंग्स इमर्ज होना स्टार्ट हुए, मतलब किंग्स कैसे बने, राइट? तो किस तरह से टाउन्स बने, किस तरह से फार्मर्स बने, तो सारी चीज़ें हम वन बाय वन इस सेशन में क्लियर करने वाले हैं। सो फर्स्ट, स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक सक्सेस का एक सीक्रेट आपको बताया जा रहा है। सक्सेस ऐसे नहीं मिलती बच्चे, सक्सेस के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, राइट? सो जिसमें हो गया आपका आइडियाज़, प्लानिंग, स्ट्रेटजीज, इनोवेशंस, एनालिसिस एंड टीम वर्क। ठीक है, क्लियर? टीम वर्क का मतलब है आप और हम मिलकर के क्या करेंगे, काम करेंगे एक साथ और हमें सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब करते आगे की तरफ आते हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, दैट इज किंग, फार्मर्स एंड टाउन। तो किंग, फार्मर्स एंड टाउन कब बने, कैसे बने, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन का। सो इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या चीज़ें करेंगे? इंट्रोडक्शन में करेंगे इस हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद क्या करेंगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद हमें किस किस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिले, तो देख लेते हैं। सो आफ्टर द हड़प्पन सिविलाइजेशन ड्यूरिंग अ लॉन्ग स्पेन ऑफ 15 ईयर्स, राइट? तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के 1500 ईयर्स के बाद एक नई तरीके से दुनिया शुरू होती है। एक दुनिया इन द सेंस कि हम कह सकते हैं कि नए सिरे से हमारी जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है, हमारा जीवन स्टार्ट होता है। तो वो क्या चीज़ हो जाएंगी? वो हो जाएंगी, दिस वाज ऑल्सो पीरियड ड्यूरिंग विच द ऋग्वेदास। ये वो पीरियड था, देखो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद ऋग्वैदिक पीरियड आता है। ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड में ऋग्वेदास को, मतलब वेदास को कंपोज करना स्टार्ट हो गया था। स्पेशली अगर मैं बात करूं ऋग्वेदास की, तो ऋग्वेदास को जो कंपोज किया गया वो किया गया था 1500 से लेकर 1000 BCE के बीच में इसको कंपोज किया गया था। किसको? ऋग्वेदास को। उसके बाद में 3 और आते हैं ऋग्वेदास को छोड़ करके, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ये वेदास को इस पीरियड में कंपोज किया गया था। क्लियर? नाउ बारी आती है किसकी? ऋग्वेदास की हो गई, तो अशोका के इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं। तो बेसिकली ये पॉइंट्स हैं, हम एक एक सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है कि हम इस सेशन में क्या क्या करने वाले हैं। तो अभी हमने वेदास के बारे में पढ़ लिया, फिर हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में अशोका के इंस्क्रिप्शन से क्या क्या चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन मिलती हैं, किन किन चीज़ों के बारे में पता चलता है, उसको डिसाइफर करने का काम किसने किया, जो लैंग्वेज लिखी थी उसको पहचानने का काम किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ये जेम्स प्रिंसेप कौन थे, कब किया इन्होंने इसको डिसाइफर, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा मोस्ट ऑफ द मेंशन। अब जो 2 स्क्रिप्ट थी आपकी, ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कि अशोक ने अपने आप को इंस्क्रिप्शंस में पियादासी क्यों कहा है, पियादासी का मीनिंग क्या होता है, क्यों उन्होंने अपने आप में अशोक ना लिखवा करके इन सबको लिखवाया, पियादासी और देवपिया वगैरह लिखवाया था। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे यूरोपियन एंड द इंडियन स्कॉलर। तो जितने भी हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, टेक्स्ट मटेरियल मिला है, रिटन कंटेंट मिला है, कॉइन्स मिले हैं, जो भी कुछ मिला है, उसको पाने के बाद फिर हमारे हिस्टोरियन ने हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया। ये बहुत हेल्पफुल होते हैं रिसोर्सेज। अगर ये रिसोर्सेज नहीं होते तो हम हिस्ट्री को जान नहीं पाते, ना हमें पता चलता कि वो राजा था उसने ये काम किया था, वो राजा था उसने ये काम किया था, हमें ना तो उसके बारे में कुछ पता चलता, ना उसकी प्रजा के बारे में, उसके सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ पता चलता। तो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है आपका द 16 महाजनपदास। तो बच्चे ये 16 महाजनपदास कौन थे, कैसे थे ये महाजनपदास? इनको महाजनपदास क्यों बोला गया? ठीक है, इसके पीछे एक हम वो समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। देखो ये पूरा का पूरा क्या था, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद सब कुछ खत्म हो गया था। ठीक है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक रीजन ये भी माना जाता है कि आर्यंस आने के बाद में ही हड़प्पा सिविलाइजेशन को, मतलब हड़प्पा के लोगों को मार दिया गया। ठीक है, और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी सेटलमेंट स्टार्ट कर ली। तो आर्यंस के आने के बाद, अब ये आर्यंस कौन थे बच्चे? ये आए थे सब कॉन्टिनेंट। पहले हमारा इंडिया का मैप ना बिल्कुल एक आइसक्रीम के कोन के जैसा था। ठीक है, अब ये जो सेंट्रल एशिया वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये क्या है? पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है, राइट? ये जो सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये स्थान, वो सारा स्थान जो है वो सेंट्रल एशिया में आता है। यहीं से आर्यंस की एंट्री होती है। ठीक है, यहीं से आर्यंस आते हैं इंडिया में। क्लियर? और आर्यंस ने क्या किया, यहां पर सेटलमेंट स्टार्ट कर ली, बसना स्टार्ट कर दिया। अब आप ये मान लीजिए, अगर मान लीजिए आर्यन यहां पर आकर बसना स्टार्ट करते हैं, तो पहले तो थोड़े
नंबर्स में आए होंगे, तो पहले थोड़े आए होंगे, तो यहाँ पर जब इन्होंने बसना स्टार्ट कर दिया, फिर बाद में कुछ और आए, तो धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो अलग अलग एरियाज में जाकर रहने लगे। ठीक है, रहने के बाद अब अगर इसका ये जो सेटलमेंट हो गया था, अब इसके ऊपर भी कोई हेड होगा ना, जो पूरे उन लोगों को वो करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो हेड करेगा। अब इस हेड ने क्या सोचा कि क्यों ना मैं इसको, जहां पर लोगों की सेटलमेंट पहले स्टार्ट हुई, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जनपद। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जनपद। तो ये जनपद था। तो जब थोड़े से लोग थे तो ये जनपद थे। जनपद का मतलब होता है पीपल, लोगों की सेटलमेंट, जनपद हो गया। अब इस जनपद के किसी हेड ने सोचा कि क्यों ना मैं इस वाले जनपद को अटैक करके क्यों ना मैं अपने में मिला लूं। दिमाग तो बहुत लगा है इसने। और ये क्या करता है, इस पर अटैक करके और इसको मर्ज कर लेता। अब ये इसका एरिया इतना बड़ा हो गया, फिर ये क्या करता है, मैं इस पर अटैक कर लेता हूँ, इसका एरिया इतना बड़ा हो गया, ये क्या करता है इसको। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो लैंड का एक्सपेंशन होने लगा, और लैंड का एक्सपेंशन होने लगा, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगी, उसी से कन्वर्ट हो गए ये महाजनपदाज में। समझ रहे हो बात, ये किसी में कन्वर्ट हो गए महाजनपदाज में। मतलब जनपद से महाजनपदाज कब बने, जब इनका एरिया बड़ा हो गया, जब इनका लैंड एक्सपेंड हो गया, मतलब एरिया बड़ा हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गई। हेड जो राजा, छोटे लोग थे, हेड जो थे ट्राइब के चीफ थे या जो भी हेड थे, तो अब वो हेड से, छोटे राजा से बड़े राजा बनने लगे। तो इस तरह से जनपद से महाजनपद और राजा से महाराज। तो ये जर्नी थी किसकी, जनपद से महाजनपदाज की। क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं बात किसकी, आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात पर आते हैं द 16 महाजनपदास। तो ये 16 महाजनपदास कौन कौन से थे, ये दिखाए गए हैं आपको इस मैप में, जो कि आपकी एनसीईआरटी मैप में भी दिया हुआ है। तो ये 16 महाजनपदास थे, जिसमें कि आपका हो गया जैसे क्या हो गया, मत्सा हो गया, कौसाम्बी हो गया, और ये हो गया आपका वाराणसी हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, पांचाल हो गया, कुरु हो गया, और क्या हो गया, मगध हो गया, वैशाली हो गया। मगध कहाँ पर है बच्चे, यहाँ पर। और मगध की कैपिटल कौन सी थी, राजगिर। जो ये डॉटेड फॉर्म में देख रहे हो ना बच्चे, ये डॉटेड फॉर्म इनकी कैपिटल है 16 महाजनपदास की। तो हमें स्पेशली इस चैप्टर में क्या करना है, हमें महाजनपद, दैट मीन्स की मगध के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मगध का है आज के टाइम में बिहार में है। क्लियर, चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे क्या कहती है, आगे की कहानी कहती है द फर्स्ट अमंगस द 16 महाजनपदास, मगध। ठीक है, तो उन 16 महाजनपद में से भी एक सबसे पावरफुल महाजनपद बना, जो कि कौन सा था, मगध महाजनपद। तो ये मगध महाजनपद में एक रूलर ने, एक डायनेस्टी ने रूल नहीं किया, एरिया एक था, लेकिन इसने अलग अलग राजाओं ने, अलग अलग डायनेस्टी के रूलर्स ने रूल किया इस पर। कौन कौन से रूलर्स ने रूल किया, ठीक है, जैसे पहले वो थे नंद डायनेस्टी थी, उसके बाद और भी डायनेस्टी आई, फिर उसके बाद मौर्य डायनेस्टी आती है। मौर्य डायनेस्टी के आने से तो ये इतना बड़ा एक्सपेंड हो गया, इतना बड़ा इसका साम्राज्य बन गया, इतना बड़ा लैंड एक्सपेंशन हो गई इसकी, कि इसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। राइट, तो अब हम थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे किस पर, हम मगध पर। तो बिटवीन द 6th and the 4th century BC, मगध इन प्रेजेंट बिहार बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपदास। तो 6th से लेकर 4th सेंचुरी BC तक की बात कर रहे हैं। तो इसमें महाजनपदास कौन सा, मगध, एक बहुत ही पावरफुल जनपद के रूप में, महाजनपद के रूप में उभर कर सामने आता है। इसके पावरफुल होने का क्या रीजन था, इसके पावरफुल, मगध वाज द रीजन वेयर द एग्रीकल्चर, क्यों, इसके ये आपके बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन, मतलब बोर्ड एग्जाम में आप कह सकते हो प्रीवियस PYQs उठाकर देख लेंगे तो पीछे 10 इयर्स में ये 7 to 8 टाइम्स पूछा गया है कि मगध के पावरफुल होने के रीजंस क्या थे। तो एक तो रीजन आप बताएंगे कि मगध की जो वो थी, सॉइल जो थी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, उसमें कृषि बहुत अच्छी होती थी, उसमें एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था। क्यों होता था, क्योंकि वो रिवर के पास लोकेटेड था, और रिवर का जो वाटर होता है एक तो फ्रेश होता है और अपने साथ इतने सारे मिनरल्स लेकर आती हैं, तो उसकी वजह से वो जो एग्रीकल्चर वाला जो फील्ड है, एरिया जो है, वो इरिगेट होता है, और उसी इरिगेशन की वजह से प्रोडक्शन अच्छी होती है। एक तो ये रीजन। दूसरा रीजन ये कि रेनफॉल बहुत होने की वजह से वहां पर फॉरेस्ट्री एरिया बहुत ज्यादा है। राइट, और उस फॉरेस्ट में एलिफेंट्स बहुत पाए जाते हैं, और वो एलिफेंट आर्मी में काम आते हैं। तो एक ये पावरफुल होने का काम हो गया। तीसरा ये कि उस मगध एम्पायर में और आयरन ऑर्स बहुत पाई जाती है। आज के टाइम में आप देखोगे जैसे झारखंड वाला
जो है एरिया जो है झारखंड स्टेट, तो वो पहले के टाइम में मगध में ही इंक्लूड होता था। तो वहाँ पर आयरन ऑर्स बहुत थी, लोहे की खानें बहुत थी। इससे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन में तो लोग लोहे को जानते भी नहीं थे, आयरन को जानते भी नहीं थे। तो आयरन की डिस्कवरी के बाद आयरन खानों से निकाली गई, फिर उसके वेपन्स बनाए गए, वो वेपन्स आर्मी में काम आते थे। और वही आयरन जो है वो खुदाई में काम आने, मतलब प्लो जो होता है, हल जो होता है, उसके टिप पर क्या करने लगे, उसको टिप पर उसको मेंशन करने लगे, उसको लगाने लगे हल के किनारे पर। और फिर क्या होता था, उसकी खुदाई जमीन के अंदर तक होती थी, नीचे तक गहराई तक होती थी, जिससे जब सीड्स को सो किया जाता था, उसको स्प्रेड किया जाता था, बीजों को बिखेरा जाता था, फिर उसको इरिगेट करने के बाद, मतलब जमीन को नीचे तक अगर वो गहराई से खुदी है तो प्रोडक्शन और अच्छी होती थी। तो ये काफी सारे रीजन थे। तो मैंने 3 रीजन बताए। 4th रीजन ये था कि मगध का जो रूलर था चंद्रगुप्त मौर्य, ही वाज द फाउंडर ऑफ द एक्चुअल मौर्य एम्पायर, राइट, मौर्य डायनेस्टी। तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था। तो राजा का एम्बिशियस होना भी इसका एक रीज़न बनता है कि राजा जितना एम्बिशियस होगा, कि उसकी इच्छा है कि मैं पूरे अपने आसपास के एरिया को अटैक करके उसको और अपने राज्य में मिला लूं, और इस तरह से मेरा साम्राज्य जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये एम्बिशियस, ये इच्छा होना भी बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा ये कि उनकी जो एम्बिशियस नहीं, क्योंकि उनके साथ साथ में उनकी जो पावर होती है, जो एक सोचने की शक्ति होती है, जो प्लान करने का एक तरीका होता है, वो भी उसमें बहुत काम आता है। ठीक है, तो ये सारे रीजन थे मगध के पावरफुल होने के। क्लियर? आई होप सो कि यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया होगा। अच्छा, मगध की जो फर्स्ट कैपिटल थी वो थी राजगृह, बाद में इसको ट्रांसफर करके कर दिया गया पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र, आज के पटना को पाटलिपुत्र बोलते हैं। तो मगध की दो कैपिटल थी, पहली कैपिटल राजगृह, दूसरी कैपिटल पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए अब आगे की उस पर आते हैं। आगे की कहानी क्या कहती है? चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर। और ये इसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी? ये रखी गई थी 321 BCE में। ठीक है, BC का मतलब पता होगा ना, बिफोर क्राइस्ट एरा, राइट। तो ये इतना बड़ा था ये मौर्य एम्पायर कि इसने सेंट्रल एशिया से, मतलब कि जो ये आप देख रहे हो ना, ये जो पार्ट देख रहे हो, इस वाले पार्ट से ये पूरा का पूरा बलूचिस्तान से लेकर अफगानिस्तान से लेकर और पूरा इंडिया को तो मैक्सिमम कवर किया ही हुआ था, साथ साथ में पूरे इसको बलूचिस्तान और अफगानिस्तान यहाँ तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यंस। अब थोड़ा सा जान लेते हैं मौर्य एम्पायर के बारे में। ठीक है, अब हिस्टोरियन हैव यूज द वैरायटी ऑफ द सोर्सेज। अब हिस्टोरियन, हमारे इतिहासकारों को मौर्य एम्पायर के बारे में कैसे पता चला? अरे भाई, पता कैसे चलेगा जब हमें कुछ चीज उसके प्रूफ मिला होगा। प्रूफ कहाँ मिला? हमें उसकी लिटरेचर बुक मिली। किसकी? चाणक्य की अर्थशास्त्र। ठीक है, तो चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी थी उसे पूरा का पूरा मौर्य एम्पायर के बारे में बताया हुआ है, पूरा का पूरा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे बना, महाराजा धीराज कैसे बना, महाराज कैसे बना। तो उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि वो किस तरह से उसकी जर्नी, मतलब एक छोटे लेवल से लेकर वो इतना बड़ा राजा कैसे बन गया। इसके पीछे सिर्फ एक ही पर्सन का हाथ था। कौन? एग्जैक्टली, चाणक्य। ठीक है, तो चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को एक इतना महान राजा बनाया। ठीक है, तो उसने ये पूरा का पूरा अर्थशास्त्र में लिखा है। ठीक है, तो उसके पीछे एक स्टोरी सुनाती हूं मैं कि चंद्रगुप्त मौर्य इतना बड़ा राजा कैसे बना। आई होप सो कि सुनना चाहोगे तुम। चंद्रगुप्त मौर्य इतना बड़ा राजा बना सिर्फ चाणक्य की वजह से। चाणक्य को 3 नाम से जानते हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, 3 नामों से जानते हैं। तो इसने जब ये अर्थशास्त्र बुक लिखी थी तो उसमें सभी कुछ, मतलब ना सिर्फ पॉलिटी के बारे में, ना सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में, ना सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बल्कि इसे सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया हुआ है। अब हमें पता चला कि चंद्रगुप्त, ये जो चाणक्य है, ये घनानंद जो है उसमें कोर्ट में ब्राह्मण की पोस्ट पर था। जो एक पोस्ट ब्राह्मण की होती है ना, बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया जाता है, तो ब्राह्मण तो था ही ये चाणक्य। तो उस सिचुएशन में किसी बात पर घनानंद ने इनको इंसल्ट कर दिया, किसी बात पर, कोई बात थी। अब इनको बहुत बुरी लगी क्योंकि ब्राह्मण था, अपने दिल पर ले गया, तो बहुत बुरी लगी। तो उसी टाइम अपने चुटिया बांधते थे, चुटिया बांध करके खोल करके कहता है, मैं जो है अब बदला तुमसे वही तभी लूंगा, मतलब बदला लूंगा और तभी मैं इस राज्य में वापस आऊंगा, तब तक तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और बदला भी मैं ऐसा लूंगा कि तुम्हारा पूरा एम्पायर जो है वो डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुम्हारी पूरी जो ये राजा वाजा ये बनने का सिस्टम है ये पूरा खत्म कर दूंगा, तुम राजा नहीं रहोगे। ठीक है जी, कसम खा के वहां से चला जाता है। तो जब जैसे ही वो वहां से निकलकर, उस राज्य से निकलकर तो जंगलों की तरफ जा रहा होता है, तो
कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, तो उन्हीं बच्चों में चंद्रगुप्त मौर्य भी था। तो वो बच्चे ना चोर पुलिस का काम मतलब चोर पुलिस वाला गेम खेल रहे थे। तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य एक जज बना हुआ था, उसके साथ में कोई वकील था, कोई चोर बना हुआ था, कोई उसका वो बना हुआ था, कोई थोड़े बहुत बच्चे बैठे हुए थे, वो ऑडियंस बनी हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जज कर रहा था उसको, और ये सारी एक्टिविटी एक पेड़ के पीछे छुप के चाणक्य देख रहा था, कौटिल्य देख रहा था। तो जब वो गेम ओवर हो गया तो उसने उस बच्चे को बुलाया, बच्चे इधर आओ, ठीक है। तो तुम्हारा नाम वाम पूछा, बता दिया ये वो करके। तो फिर उसके घर जाता है, उससे अपनी मम्मी से पूछता है, और वो उनको अपने साथ लेकर चला जाता है। अब उनको बहुत अच्छे से उनको ट्रेंड किया गया, उनको पढ़ाया लिखाया गया, उनको हर तरह की उनको एजुकेशन दी गई, चाहे वो आपके शस्त्र वस्त्र विद्या वाली थी, तो हर तरह से उसको ट्रेंड कर दिया गया। और जब वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सारी चीज़ों का कहते हैं ना कि नॉलेज हो गई, फिर वो टाइम आया कि हाँ अब इसको राजा बनाया जा सकता है। फिर उनको कहा कि पहले हम आसपास के अपने एरिया को क्या करते हैं, अटैक करके उसको एक्वायर करते हैं। तो धीरे धीरे वो सारी बातें जो एक सक्सेसफुल राजा में होनी चाहिए, चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य उन्हीं काम को करता गया, और धीरे धीरे अपने आसपास के इलाकों को जीत करके और उसने एक थोड़ा सा छोटा सा राज्य बना लिया, उसमें उसको राजा बना दिया। फिर उसके बाद जैसे जैसे कौटिल्य उनको सजेस्ट करता गया, जैसे जैसे राजनीति, कूटनीति की युद्ध में उनको कैसे लड़ना चाहिए, कैसे नहीं लड़ना चाहिए, सारी चीज़ों बता करके, और इस तरह से चंद्रगुप्त ने बहुत बड़ा अपना एम्पायर क्लियर कर लिया, बहुत बड़ा एम्पायर अपना बना लिया, साम्राज्य बना लिया। तो ये छोटी सी स्टोरी थी किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य के महाराज बनने की, कितना बड़ा वो राजा बन गया था। ठीक है, आई होप सो कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है, अब चलते हैं अपने आगे की तरफ। तो आगे क्या कहते हैं, आगे की कहानी कहती है देयर वर द 5 मेजर सेंटर। अब ये इतना बड़ा साम्राज्य था, तो इतना बड़ा संभालने के राजा की तो बस की बात नहीं थी, तो इसको 5 भागों में इसको बांट दिया गया, 5 सेंटर्स बना दिए गए, पॉलिटिकल सेंटर्स बना दिए गए। कौन कौन से, जैसे कैपिटल तो कौन सी थी, पाटलिपुत्र थी। उसके अलावा प्रोविजनल सेंटर्स बना दिए गए, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली और सुवर्णगिरी। ये 4 हो गए, 1 हो गया पाटलिपुत्र, तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। ये 5 भी आते हैं कि कौन कौन से 2 मार्कर में आएगा ये, कि कौन कौन से 5 सेंटर्स बनाए गए थे, तो पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली और सुवर्णगिरी। सो द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द एरिया अराउंड द कैपिटल एंड द प्रोविजनल सेंटर्स। कम्युनिकेशन अलोंग द बोथ रिवर। अब कम्युनिकेशन का मतलब जो ट्रेडिंग होती थी वो रिवर्स के थ्रू, मतलब कि सी रूट से भी होती थी और लैंड रूट से भी होती थी। लैंड रूट से कैसे होती थी, बुलक कार्ट्स पे जाना, कैमल राइड करके जाना, पहाड़ों को क्रॉस करके जाना, कुछ पैदल भी जाते थे। तो इस तरह से कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेड करना होता था। तो लोग अपने अपने तरीके से, कोई तो सी रूट वो करता था, प्रेफर करता था, कोई लैंड रूट प्रेफर करता था। तो इस वजह से वो कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ती चली जाती थी। दूसरा, आर्मी वॉज एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ द इंश्योरिंग दैट द प्रोटेक्शन। आर्मी भी बहुत जरूरी थी। माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी थी। उनके जो कंटेम्प्ररी जो रूलर थे उनके कंपैरेटिवली भी इसकी आर्मी जो थी बहुत ज़्यादा थी। करीब इसके आर्मी में 6 लाख तो ऐसे थे पैदल वाले जो सैनिक होते थे वो, बाकी बहुत सारे घुड़सवार भी थे, एलिफेंट राइडर्स भी थे और नाइट्स भी थे, काफ़ी सारे लोग थे जो इसमें चैरिटर्स भी थे। तो मेगास्थनीज मेंशन एज अ कमेटी। मेगास्थनीज कौन था बच्चे, मेगास्थनीज एक एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त मौर्य के रीजन में, उनके काल में, उनके शासन काल में एक एम्बेसडर की भांति आता है और कुछ दिन रुककर वहां पर सब कुछ एग्जामाइन करके फिर इसने अपनी एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था इंडिका। तो ये बात भूलना मत, मेगास्थनीज की एक बुक थी जिसका नाम था इंडिका। तो इस इंडिका में मेगास्थनीज ने मौर्य एम्पायर के बारे में बताया, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया कि किस तरह से उनका एक प्रशासनिक व्यवस्था चलती थी, कितनी अच्छी तरीके से उनको प्रोविंसेस में वो किया गया था, डिवाइड किया गया था। एक कमेटी के 6 सब कमेटीज बनाई गई थी। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एक कमेटी होती थी, फॉर एग्जांपल कि आर्मी की कोई कमेटी बनी है, उसको भी उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए गए। कोई उसके घुड़सवारों का ध्यान रखेगी, कोई उसके पैदल जो सैनिक होते थे उनका ध्यान रखेगी, कोई उनके चैरियटर्स जो रथ वगैरह होते थे उनका, कोई उनके जो भी उनका जो खाने पीने का सामान होता था वो उनका ध्यान रखेगी। तो इस तरीके से उसमें एक कमेटी में से 6 कमेटीज बना दी, सब कमेटीज बना दी गई। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द एम्पायर। अब इस एम्पायर की इंपॉर्टेंस क्या थी, इतने बड़े एम्पायर की इंपॉर्टेंस क्या थी। तो बच्चे एम्पायर्स क्या थी कि इन द 19th सेंचुरी हिस्ट्री ऑफ द अर्ली इंक्लूडिंग दैट मौर्य एम्पायर वॉज डिस्कवर्ड। तो 19th सेंचुरी में इस मौर्य एम्पायर को डिस्कवर किया गया। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द अर्ली इंडिया इंक्लूडिंग द मौर्य एम्पायर वॉज डिस्कवर्ड। अशोका
अब चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ के बाद उनका बेटा आता है बिंबिसार, ठीक है। सो बिंबिसार आता है, बिंबिसार अशोक, सम्राट अशोक के पिता थे, ठीक है, उनके फादर थे। तो बिंबिसार का मतलब ऐसा नहीं था कि बिंबिसार कोई बहुत ही मतलब लेजी टाइप का था, कुछ था, तो वो भी पावरफुल था, वो भी एम्बिशियस था। तो उसने भी अपने लैंड को एक्सपेंशन करने का काफ़ी वो किया, काफ़ी एफर्ट्स किए, काफ़ी काम किया उस पर। तो जो थर्ड रूलर था ग्रेट अशोका, ये ग्रेट अशोका क्यों बनते हैं? क्योंकि अपनी हम्बलनेस की वजह से अशोका केम टू रिगार्डेड एज द इंस्पायरिंग फिगर बाय द नेशनलिस्ट लीडर। अशोका एक इंस्पायरिंग फिगर थी, मतलब एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी थी। उसने ना सिर्फ एक राजा होते हुए बल्कि एक काइंडनेस, एक दयालुता जो होती है लोगों के प्रति, कि लोगों के लिए वो काइंड भी थे, ठीक है, और दुश्मनों के लिए वो दुश्मन भी थे, ठीक है, पावरफुल में वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तो वो सारी क्वालिटीज इसमें देखी गई थी अशोका में, इसीलिए इनको ग्रेट अशोका कहा गया, राइट। सो ही वॉज मोर हम्बल than later ruler who adopted the grandiose the magnificent titles। और इसी अपनी ग्रेटनेस की वजह से इन्होंने अपने आप को अपने इंस्क्रिप्शन में अलग अलग नामों से लिखवाया है, कि इनका नाम कहीं पर प्रियदासी लिखा है, इनका नाम कहीं पर देव प्रिया लिखा है, इनका नाम कहीं पर अशोक कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन के जरिए लोगों को बताया कि ये रूलर ऐसे रूलर हैं, जिससे कि रीडर पढ़कर उनका अजप्शन कर सकते हैं, उनको अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ ये रूलर है उनका और इतना अच्छा रूलर है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं चीफ एंड द किंग इन द साउथ। अब बात करते हैं किसकी? सदर्न पार्ट की, साउथ साइड की। साउथ साइड में भी तो ऐसा नहीं था कि नॉर्थ साइड में सारा किंगडम चल रहा था, मतलब राजा वगैरह उसमें नॉर्थ में ही थे। तो अब बात करते हैं किसमें? साउथ की। तो साउथ में भी चोरास, चेरास, पांड्यास, राइट, चोला, चेरास, पांड्यास, ये तीन जो रूलर थे, डायनेस्टी के रूलर थे, वो रूल करते थे। अब द चीफ वाज अ पावरफुल मैन हुज पोजीशन मे और मे नॉट बी हेरिडिटी। जो चीफ कौन होता है? हेड होता है ना। तो जो ट्राइब का हेड होता है, जो उस एरिया का हेड होता है, जो उस स्टेट का जो हेड होता है, उसको चीफ बोलते हैं। तो साउथ साइड में राजा को चीफ बोला जाता था। तो वो हेरिडिटी भी हो सकता था, डायनेस्टिक भी हो सकता था और नहीं भी हो सकता था। देखो डायनेस्टिक और उसमें किंगडम में क्या डिफरेंस होता है? डायनेस्टी का मतलब होता है डायनेस्टी, दैट मीन्स पहले पापा की डेथ होने के बाद फिर कौन? उसका बेटा, फिर उसके बेटा, फिर सो ऑन, ऐसे वो होगी डायनेस्टिक। दूसरा क्या हो जाता है? दूसरा हो जाता है हमारा किंगडम। किंगडम का मतलब एक राजा ने दूसरे राज्य पर अटैक करके उसके राज्य को एक्वायर कर लिया, अब दूसरे राजा रूल करने लगे। अब वो तो डायनेस्टिक नहीं हुई ना, कोई भी आए, कोई भी अटैक करके जीत लो भाई, वो कर लो, राज कर लो। उसके बाद ही रिसीव दैट द गिफ्ट फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट। और वो क्या करते थे? ये जो चीफ होते थे, इनको काफी सारे गिफ्ट्स मिलते थे। क्या कह रहा है? ही रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स अनलाइक द किंग हु यूजुअली कलेक्ट द टैक्स, राइट। तो ये क्या करते थे? जो चीफ होते थे, चीफ कौन होते थे? वो हेड, मतलब एक राजा ने कोई चीफ अपॉइंट कर लिया कि तुम्हें टैक्स कलेक्ट करना है, राइट। और टैक्स कलेक्ट करने के बदले उनको रिवॉर्ड दिया जाता था, उनको इनाम दिया जाता था। तो काफी सारे प्रेशियस गिफ्ट होते थे उनको देने के लिए। एंड ऑफन डिस्ट्रीब्यूटेड दीज अमंग अस हिज द सपोर्टर्स। और वो बदले में उनको रिवॉर्ड देते थे, किसी भी तरह का कोई भी इनाम वगैरह देते थे। द न्यू किंगडम दैट इमर्ज्ड इन द डेक्कन। डेक्कन कहां पर है बच्चे? देखो ये जो सब कॉन्टिनेंट था इंडिया, यहाँ पर क्या था? पूरा का पूरा ये डेक्कन प्लेस था, राइट। फिर एक यहाँ पर तमिलनाडु है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? केरला। तो ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये क्या था बच्चे? ये यहीं पर चोलास, चेरास और पांड्यास का रूल चलता था, ठीक है। सो इमर्ज्ड इन द डेक्कन एंड फर्दर द साउथ इंक्लूडिंग द चीफ्स दैट इज चोलास, चेरास एंड पांड्यास। और फिर इनका जो उल्लेख, इनका जो एक डिस्क्रिप्शन मिलता है, इनका जो वर्णन मिलता है, वो मिलता है हमें तमिलक्कम, दैट इज द नेम ऑफ द तमिल कंट्री। तो वो उनकी अलग अलग जो बुक होती थी उसमें लिखता था। अच्छा, यहाँ पर जो तीन राजाओं की मैंने पिक्चर दिखाई हुई है वो ये हैं चोला, चेरास और पांड्यास, ठीक है। तो देख लेना इनका जो ये सिंबल था, इन सिंबल पर भी क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आता है डिवाइन ऑफ द किंग। अब ये डिवाइन किंग्स क्या होता है? डिवाइन किंग्स होता है गॉड की परछाई, भगवान की परछाई। कुछ राजा जो होते थे वो अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते थे, वो सोचते थे कि भगवान के बाद हम ही हैं जो भी कुछ हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में वो प्रजा को बताते थे, सब्जेक्ट को बताते लोगों को कि भगवान ने तुम्हारी हेल्प के लिए हमें
भेजा है, धरती पर भेजा है, तो जैसा हम ऑर्डर करें तुम्हें तो उसको मान लिया करो, तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे वेलफेयर के लिए। तो क्या करते थे, किंग ऑफन ट्राई टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद द वैरायटी ऑफ डिटीज एंड इन ऑर्डर टू क्लेम द हाई स्टेटस। अब ये लोग क्या करते थे, जैसे जो टेम्पल का जो एंट्रेंस होता है ना, उसके एंट्रेंस गेट पर ही अपनी एक बड़ी सी मूर्ति बनवा देते थे। उस बड़ी सी मूर्ति बनवाने का मकसद क्या होता था, पर्पस क्या होता था कि लोग पहले मंदिर के भगवान की पूजा करने से पहले वो वहाँ पर आएँ, उसको मत्था टेकें, उसकी पूजा पाठ करें, उसको नमन करें, प्रणाम करें, तब जाकर वो अंदर मेन जो डिटीज रखी होती हैं टेम्पल में वहाँ पर जाएं। अब इसको यहाँ पर पर्पस क्या था कि लोगों को ये पता चले, एक तो ये पता चलेगा कि ये टेम्पल इस पर्टिकुलर किंग ने बनाया है, दूसरा उस पर्टिकुलर टेम्पल को देख करके जितना ब्यूटीफुल होता था, जितना बड़ा होता था, जिसमें जितना डेकोरेटेड होता था, उससे उस पर्टिकुलर किंग की प्रॉस्पेरिटी का पता चलता था कि वो कितना ज़्यादा धनी है। क्लियर। तो इसलिए वो अपना क्या करते थे, अपनी मूर्ति वहाँ पर अपने स्टैच्यूज बनवाते थे, और इसीलिए वो अपने आप को भगवान का पुत्र कहते थे, सन ऑफ गॉड कहते थे, ताकि लोग उनको एज अ गॉड ट्रीट करें। और ये जो स्टेटस था, ये कौन सा था, द कोलोसल द स्टेटस ऑफ द कुशाना रूलर हैव बीन फाउंड इंस्टॉल इन द श्राइन एट मठ इन द मथुरा। और ऐसे ये जो रूलर होते थे और कोई नहीं थे, ये कुषाण डायनेस्टी के रूलर थे, जिन्होंने अपने आप को भगवान का पुत्र कहा है। कौन सी डायनेस्टी के, कुषाण डायनेस्टी के, राइट। और ऐसी एक हमें मूर्ति मिली है, स्कल्पचर मिला है, कहाँ पर, मथुरा में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। फिर द 4th सेंचुरी एविडेंस द लार्जर स्टेट, फिर धीरे धीरे जो है वो स्टेट बड़े बनते चले गए, इंक्लूडिंग द गुप्ता एम्पायर। फिर गुप्ता एम्पायर बना, गुप्ता एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य होगा, ये वो भी बहुत ही मतलब पावरफुल किंग थे, राइट। तो गुप्ता एम्पायर हैव बीन फाउंड, मेनी ऑफ दीज डिपेंड द सामंताज। अब इसमें क्या हो गया, गुप्ता एम्पायर में भी जैसे बहुत तरीके के वो होते थे, पूरा का पूरा जो एम्पायर होता था तो उसको एरियाज में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये सामंतास कौन होते थे, सामंता होते थे डेक्कन प्लेटू में, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में होते थे ना, तो जो चीफ होता था, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती थी कि तुम्हें जाकर इस एरिया को देखना है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, ठीक है। तो जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी उसको सामंता बोला जाता था। जैसे आपने वो देखी होगी ना बाजीराव मस्तानी, तो उसमें जो बाजीराव बनता है वो भी तो सामंत था ना, एक सामंत ने ही तो उनको रिक्रूट किया था ना, तो वो सामंत होते थे। सामंत कौन होते थे, मैन हु मेंटेन देमसेल्फ थ्रू द लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द कंट्रोल ओवर द लैंड। उस एरिया के हेड होते थे, ठीक है। और जो भी वो रिसोर्सेज होते थे, टैक्स कलेक्ट करना, ये करना, वो करना, तो वो सारा काम वही करते थे, उनको कहा जाता है सामंतास, ठीक है। चलिए अब क्या आता है, पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ द किंग। तो पॉपुलर परसेप्शंस क्या होते हैं बच्चे, हिस्टोरियन हैव एग्जामाइंड द स्टोरीज कंटेन द एंथोलॉजीज सच एज द जातक एंड द पंचतंत्र। बच्चे ये एंथोलॉजीज क्या होते हैं, स्टोरीज कंटेन इन द एंथोलॉजी सच एज जातक एंड द, देखो जातक कथाएं आपने सुना होगा ना, नाम तो सुना होगा ना, जातक स्टोरीज सुनी होंगी। उस जातक स्टोरीज में क्या होता है, जातक स्टोरी में होता है एक, जैसे एक स्टोरी बताई गई है, जैसे गंदा तिंदु। तो गंदा तिंदु एक ऐसी जातक स्टोरी है जिसमें डिस्क्राइब किया गया है, एक राजा होता है, उसकी विघ्न राजा होता है, विघ्न का मतलब बहुत ही चतुर चालाक राजा होता है, और अपनी प्रजा को किस तरह से वो परेशान करता है, मारता पीटता है, उनको परेशान, उनको दुखी रखता है। एक तो ये वाली स्टोरी होगी, एक राजा था, उसने ये किया, उसने वो किया, राइट। दूसरा क्या हो गया, उस राजा और प्रजा के साथ साथ में उसमें मैन, वुमेन, कल्टिवेटर्स, हर्डर, विलेज बॉय, और इन सबको डिस्क्राइब किया गया। मतलब एक पर्टिकुलर राजा और प्रजा के बारे में नहीं है, तो हर चीज को, हर सब्जेक्ट को उसमें मेंशन, हर विषय पर उसमें कुछ ना कुछ लिखा गया है। तो ये सारी चीज़ों की जो ये सारी जो भी मैंने बताया है, जैसे कल्टिवेटर्स हो गए, हर्डर्स हो गए, विलेज बॉयज हो गए, तो इन सब चीज का डिस्क्रिप्शन भी किसमें मेंशन किया गया है, जातक कथाओं में, जातक स्टोरीज में। अब बात आती है किसकी, पंचतंत्र की। पंचतंत्र टोटली, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द, कह सकते हो, एनिमल्स स्टोरी। एक चीकू बंदर था, ठीक है, एक एलिफेंट था, एक एक्सवाइजेड कुछ भी बोल सकते हो, राइट। तो एनिमल था, तो उन एनिमल्स के ऊपर भी स्टोरीज बनाई गई थी। मतलब इन स्टोरीज का मतलब क्या होता है, स्टोरी से ये पता चलता है कि वहाँ का पर्टिकुलर एरिया कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, कैसे रहते थे, वहाँ का राजा कैसा था। तो उससे रीडर जब जैसे उस बुक को पढ़ेंगे, उन स्टोरीज को पढ़ेंगे, तो वो एक अजम्पशन मतलब उनके दिमाग में चलती रहेगी, एक इमेजिनेशन चलती रहेगी कि वो राजा इस तरीके का था। तो ये क्या होती है, स्टोरीज होती हैं। जैसे कि हमें स्टोरीज
मूवीज़ देखते हैं तो उसकी स्टोरी लर्न हो जाती है, कोई गाना देखते हैं हमें उसकी वर्डिंग्स याद हो जाती हैं, तो वो चीज़ें मतलब लोगों को, रीडर्स को वो लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं, राइट। तो इस तरीके से ये बनने स्टार्ट हो गए थे। अब जैसे ये है, देखो ये क्या दिखाया, पिक्चर दिखाई गई है। अब इसमें क्या दिखाया गया है, कुछ लोग हैं, ये देखो ये जो मंकीज दिखाए गए हैं। तो इस तरह की डिपिक्शन होती थी किसमें, जातक स्टोरीज में और पंचतंत्र में। अब आता है स्ट्रेटजीज फॉर द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, राइट। तो ये प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होती थी, देखो अभी मैंने क्या बताया कुछ देर पहले, अभी मैंने बताया कि आयरन की डिस्कवरी के बाद प्रोडक्शन और ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। कैसे, क्योंकि आयरन की डिस्कवरी के बाद ज़मीन हल में लगा दिया जाता था आयरन को, और फिर उससे जब खुदाई होती थी तो उससे फर्टिलिटी, मतलब फर्टिलिटी इन द सेंस कि उससे जो प्रोडक्शन होती थी बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि ज़मीन नीचे अंदर गहराई तक खुद जाती थी। उसके बाद फिर उसको बीज को सॉ करके, उसमें सीड्स को सॉ करके, और फिर वो इरिगेट अच्छे से होकर के उसकी प्रोडक्शन जो है वो अच्छी होती थी, राइट। और साथ साथ में रिवर और कावेरी, गंगा और कावेरी रिवर वहाँ के आसपास में जो फ्लो करती थी, इसकी वजह से भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई थी। द आयरन प्लो शेयर द लेड ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, बट इट इज its use was restricted to certain parts of the subcontinent only। लेकिन ऐसा नहीं था कि हर जगह पर ये आयरन टिप यूज कर दिए गए थे प्लो में। कुछ एक पार्ट में आयरन को यूज किया जाता था, जबकि कुछ में नहीं किया जाता था, रेस्ट्रिक्टेड था, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, डिफरेंस रूरल सोसाइटी। सो डिफरेंसेस इन द रूरल सोसाइटी, रूरल सोसाइटी होते हैं बच्चे विलेज वाला एरिया होता है, राइट, और अर्बन एरिया होता है टाउन और सिटी वाला एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखेंगे हम कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छे होने की वजह से लोग एग्रीकल्चर में एंगेज रहने लगे। अब सभी लोगों के पास जो रूरल एरिया है उसमें एग्रीकल्चर बहुत होती थी, तो लोग एग्रीकल्चर में ज़्यादा बिजी रहने लगे, एंगेज रहने लगे। अब सभी लोगों के पास तो ज़मीन नहीं होती थी, लैंड नहीं होती थी, जिसमें कि वो खुद की अपनी ज़मीनों पर खेती करके और प्रोडक्शन वो कर सकें। तो कुछ लैंडलेस होते थे, कुछ लैंड ऑनर्स भी होते थे। तो जो लैंड लेस होते थे वो लैंड ऑनर्स जिनके पास होती थी उनके खेतों में जाकर काम करते थे, उनको उनका मेहताना मिलता था, राइट। अब यहाँ पर देखो उस विलेज में जो भी एग्रीकल्चर में एंगेज होते थे उसको 3 भागों में बांटा, उसको 3 उसमें कैटेगराइज कर दिया गया है। द टर्म द गहपति, एक तो वो देखो ये क्या था, पहले इस बात को समझो, ये गहपति क्या था। गहपति होता था हेड ऑफ द फैमिली। उसी हेड ऑफ द फैमिली को गहपति कहा जाता है, जिसके नाम पर प्रॉपर्टी होती थी, जिसके नाम पर हाउस होल्ड होते थे, जिसके नाम पर उनके गांव में उनके जो घर में गाय भैंस बैल होते थे वो सारे उनके नाम पर होते थे। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता था वो कौन लेते थे, गहपति लेते थे। ओवरऑल हम कह सकते हैं ही वॉज द ओनली मैन दोज हु हेडेड द फैमिली, राइट। ओके, सो द टर्म गहपति वॉज ऑफन यूज्ड इन द पाली, राइट। तो ये गहपति पाली टेक्स्ट में इसको गहपति कहा गया है, पाली टेक्स्ट में, ठीक है। सो टू डेजिग्नेट द सेकंड एंड द थर्ड कैटेगरी अर्ली तमिल लिटरेचर संगम आल्सो मेंशन इन द। अब यही बुक एक तो हमें पाली लैंग्वेज में मिली, अब इसी बुक को तमिल जब हमने लिटरेचर में देखा तो उसमें इस चीज को 3 उसमें बातों में बताया गया है। क्या, द अर्ली तमिल लिटरेचर, द संगम टेक्स्ट तमिल लिटरेचर थी। जैसे हमारे यहाँ एपिक होते हैं ना, महाभारत रामायण एपिक हो गई हमारी, तो उसमें ऐसे ही तमिल में एक लिटरेचर थी, एक टेक्स्ट बुक थी जिसका नाम संगम टेक्स्ट को बोला जाता है। सो ऑल्सो मेंशन डिफरेंट द कैटेगरीज पीपल लिविंग इन द विलेजेस। तो गांव में 3 तरह के लोग रहते थे। कौन कौन से 3 तरह के लोग रहते थे? एक तो होते थे लैंड ओनर, जिनके पास लैंड बहुत ज्यादा होती थी, उनको कहा जाता था वेल्लॉर। एक होते थे प्लोमैन, हल धर होते थे, जिनके पास हल वगैरह होते थे, उनको कहा जाता था उझावर, राइट। और एक होता था स्लेव, जिनको कहा जाता था अदमई। यहां से क्वेश्चन पूछते हैं हर बार सीयूटी में और 12th में, तो इनको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है बच्चे। लैंड ग्रांट्स और न्यू रूरल एलिट्स। अच्छा, ये जो लैंड ग्रांट्स होती थी बच्चे, ये सभी नहीं कर सकते थे। पूरा टोटली जो है वो पूरा का पूरा जो कंट्रोलेशन पावर जो होती थी वो राजा के हाथ में होती थी। राजा अपनी मर्जी से चाहे तो वो ब्राह्मणों को दान करते था, या किसी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे टेंपल वगैरह का कंस्ट्रक्शन करना होता था, उसमें लैंड को ग्रांट कर देते थे कि मेरी तरफ से मैं लैंड ग्रांट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप टेंपल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ब्राह्मणों को दे देते थे। तो धीरे धीरे ऐसे ही वो लैंड को ग्रांट करते थे, राइट। सो ग्रांट लैंड वाज स्टार्टेड द अर्ली सेंचुरीज द कॉमन एरा मेनी विच वर रिकॉर्डेड इन द इंस्क्रिप्शन। तो वो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में हमें इस बात का प्रमाण मिला, इस बात का प्रूफ मिला है कि वो लोग लैंड को ग्रांट करते थे।
कौन से किंग ने किसको लैंड ग्रांट की, ये तक भी मेंशन किया गया है इंस्क्रिप्शन में। तभी हमें वहां से पता चला कि इस तरह का सिस्टम भी होता था। सो द रिकॉर्ड दैट द सर्वाइव्ड आर जनरली अबाउट द ग्रांट रिलीजन इंस्टीट्यूशन और द ब्राह्मण, राइट। तो कभी तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को देते थे, टेम्पल कंस्ट्रक्ट कराना, ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में आ जाता है, राइट। सो द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो गिव्स अस द आइडिया अबाउट द रूरल पॉपुलेशन। इंस्क्रिप्शन से हमें रूरल की पॉपुलेशन का भी पता चलता है कि किस तरह के लोग वहां पर रहते थे, कौन कौन से लोग रहते थे, तो उनके पॉपुलेशन के बारे में पता गया। सो दीज इंक्लूड द ब्राह्मणास एंड द पीजेंट। अब इन पॉपुलेशन में ब्राह्मण भी आते थे, और कौन आते थे, इंक्लूड द पीजेंट्स भी आते थे, ब्राह्मण भी आते थे, पीजेंट्स भी आते थे, एज वेल एज अदर हु एक्सपेक्टेड प्रोवाइड द रेंज प्रोड्यूस टू द किंग एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव्स। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं आगे की। सो आगे की कहानी क्या कहती है, अर्बन पॉपुलेशन एलिट्स एंड द क्राफ्ट पर्सन। तो अर्बन पॉपुलेशन की, अभी हमने रूरल पॉपुलेशन पढ़ा ना, अभी हम पढ़ेंगे अर्बन पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है। सो एलिट्स एंड द क्राफ्ट पर्सन। सो एलिट्स कौन होते हैं, रिच फैमिली के लोग होते हैं, क्राफ्ट पर्सन जो पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं, ठीक है। ये मैप है आपका किसका, सम इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड द टाउन्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट वो थे, टाउन्स थे इनमें से, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया टाउन्स कौन कौन से हो गए, मैं रेड कलर से मार्क कर देती हूँ, उनको देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल कि आपका ये हो गया तक्षशिला हो गया, मथुरा हो गया, और क्या हो गया, उज्जैनी हो गया, विदिशा हो गया, और क्या हो गया आपका पुहार हो गया, ठीक है। और इस तरह से ये काफ़ी सारे टाउन्स थे, इंपॉर्टेंट टाउन्स थे जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती थी, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं हम, न्यू सिटीज़। अब ये नई नई सिटीज़ कैसे बनने लगी थी, देखो बच्चे, ये तो सिंपल सी बात है कि जहाँ पर लोगों को काम मिलेगा वहीं पर लोगों की सेटलमेंट स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब एक एग्जांपल लीजिए कि कहीं पर टेंपल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, कहीं पर टेंपल बन रहा है, तो वहाँ पर टेंपल के कंस्ट्रक्शन में मटेरियल भी चाहिए होगा, कहीं पर सीमेंट चाहिए होंगे, कहीं पर ब्रिक्स चाहिए होंगी, कहीं पर डेकोरेशन का सामान चाहिए होगा, तो सारी चीज़ें चाहिए होगी। अब वो जहाँ जो उसको कंस्ट्रक्ट करवा रहा है उसको वही चीज़ें दूर दराज से वो लेकर आते थे। तो लोगों ने सोचा कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रहा है टेंपल का, तो क्यों ना हम अपनी शॉप्स को यहीं पर सेटल कर लें। तो धीरे धीरे जो ट्रेडर्स होते थे, ब्रिक्स वाले हो गए या फिर सीमेंट वाले हो गए या डेकोरेशन सामान मटेरियल वाले हो गए, तो धीरे धीरे उन्होंने अपना सेटलमेंट, अपनी शॉप्स वगैरह वहीं पर स्टैब्लिश कर ली, लोकेट मतलब वहीं पर लगा ली। तो धीरे धीरे उनको रोजगार मिलने लगा, उनको काम मिलने लगा, और धीरे धीरे यहीं से ही सेटलमेंट स्टार्ट हो जाती हैं। तो टेंपल का कंस्ट्रक्शन चला, शॉप्स वहाँ पर लगाई गई, तो धीरे धीरे लोगों का आना जाना वहाँ पर स्टार्ट हो गया, फैमिलीज भी आने लगी, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगी। तो इसी तरीके से नई नई सिटीज़ जो हैं वो बनने लगी। क्लियर। सो द अर्बन सेंटर्स इमर्ज्ड इन द सेवरल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट 6th सेंचुरी। ऑल मेजर टाउन्स वर लोकेटेड along द रूट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। अब मैक्सिमम टाउन्स जो होते थे ना बच्चे, वो रिवर के आसपास होते थे। क्यों होते थे रिवर के आसपास, क्योंकि सारे जो मतलब मैक्सिमम उनका जो होता था, ट्रेडिंग जो होती थी वो सी रूट से होती थी, शिप्स के जरिए होती थी, तो लोग वहीं पर सेटल्ड हो गए। कुछ होता था, कुछ लैंड रूट भी वो करते थे, लेकिन वहाँ पर कम होता था। तो यहाँ पर रूट जो होते थे, रूट के बेस पर कि जहाँ जहाँ से रूट जाएगा और जो कमर्शियल होगा वहाँ से लोगों का आना जाना ज़्यादा रहेगा, वहीं पर लोगों का सेटलमेंट स्टार्ट हो जाता था। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको, जैसे मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है, दिल्ली क्या है, हमारे कमर्शियल सेंटर है, ठीक है, और वहाँ पर कैपिटल भी है हमारी, और वहीं पर मुझे किसी काम से जाना है, मैं मतलब किसी भी अपने बिजनेस के पर्पस से जाना है, तो मैं वहाँ पर अपने बिजनेस पर्पस को कंप्लीट करके वहाँ पर आसपास में देखूंगी कि यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स लगी हैं, बहुत सारे मॉल्स हैं सुंदर सुंदर, वहाँ पर ये है वो है, तो धीरे धीरे मेरा जो इंटरेस्ट होगा वो बाकी की चीज़ों में भी जाने लगेगा। तो इस तरह से वहाँ पर वो क्या होती है, कमर्शियल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। सो पाटलिपुत्र वॉज द रिवराइन रूट्स। तो ज़्यादातर जो होते थे, इसमें एग्जाम्पल दिया गया पाटलिपुत्र का, तो पाटलिपुत्र रिवर के पास लोकेटेड था और यहीं से ही रिवराइंस होता था, मतलब ये रिवर रूट था जहाँ से ट्रेडिंग होती थी। अदर सच एज द उज्जैनी वर अलोंग लैंड रूट्स एंड येट अदर सच एज द पुहार। इसके अलावा, पाटलिपुत्र के अलावा उज्जैनी थी, वर अलोंग वर द रूट्स एंड द उज्जैनी भी था, एंड द अदर सच एज द पुहार वर नियर द कोस्ट, मतलब ये भी कोस्टल एरिया पर पड़ता था। कौन सा, पुहार, फ्रॉम वेयर द सी रूट बिगिन, जहाँ से सी रूट को स्टार्ट किया जाता था, ठीक है। और इसी के जरिए ही क्या किया जाता था,
ट्रेडिंग करते थे। अब क्या हो गया, अर्बन पॉपुलेशन, एलिट्स एंड द क्राफ्ट। अब आता है द क्राफ्ट, द आर्टिफैक्ट्स कवर्ड द एग्जीबिशन इंक्लूड द फाइन पॉटरी। अब एग्जीबिशंस, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, एग्जीबिशंस के दौरान चीज़ों को निकालना। तो जो चीज़ें एग्जीबिशंस के दौरान निकाली, मतलब एग्जिबिट किया गया, उसको खुदाई के दौरान जो चीज़ें निकाली गई, उसमें से काफ़ी सारी कुछ प्रेशियस थिंक भी थी और कुछ उसमें से नॉर्मल थिंग्स भी थी। उन प्रेशियस थिंग्स में से कौन कौन सी चीज़ें थी, पॉटरी जो होती थी, बाउल्स होती थी, मतलब बहुत ही महंगी, बहुत ही कॉस्टली बाउल्स होते थे। जैसे हम जो चाय पीते हैं ना जिस कप में, वो बोन चाइना के, दैट मीन्स कि वो कॉस्टली आता है एज कम्पेरेटिव टू इंडियन कप्स के, ठीक है, क्योंकि उसकी जो मटेरियल होता है, जो मेटल उसमें लगा होता है मटेरियल, वो कॉस्टली होता है, इसलिए उसकी प्राइस भी कॉस्टली होगी। तो कुछ हमें बहुत ही कॉस्टली वहाँ से बाउल मिले, वहाँ पर डिशेस मिली, दे वर विद अ ग्लॉसी फिनिश, बहुत सुंदर तरीके से इसको बनाया गया था, पेंट किया गया था बहुत ही सुंदर तरीके से। तो जो चीज़ जितनी सुंदर, जितनी अच्छी लगेगी, उसकी क्वालिटी, उसमें जो भी मटेरियल यूज़ किया है वो अच्छी क्वालिटी का होगा, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली कॉस्टली होगी, राइट। सो बहुत ही फिनिशिंग मतलब इसमें दिखाई देती थी, ग्लॉसी फिनिशिंग होती थी, नॉन एज द नदन। और जो इस पर पॉलिश की जाती थी कि भाई उन्होंने एक बाउल बना लिया, उस बाउल में जो भी मटेरियल लगा, जो भी उन्होंने मिट्टी लगाई, कुछ भी लगाया, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से किया, फिर उसको फिनिशिंग दी, बहुत अच्छी तरीके से फिनिशिंग, फिर उसको पॉलिश किया गया। पॉलिश किसकी होती थी, वो पॉलिश होती थी नदन ब्लैक पॉलिश वेयर, राइट। तो इनकी नदन, ये ब्लैक पॉलिश होती थी, प्रोबेबली यूज्ड इन द रिच, बाय द रिच पीपल। तो ये नॉर्मल लोग यूज़ नहीं करते थे इसको, रिच पीपल यूज़ करते थे क्योंकि ये कॉस्टली होता था। सो द आर्टिफैक्ट्स ऑल्सो इंक्लूड द ऑर्नामेंट्स। अब ये जो हमें आर्टिफैक्ट्स मिले, आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है जो चीज़ें हमें मिली हैं, उन चीज़ों में ऑर्नामेंट्स भी होते थे, ज्वेलरी वगैरह भी होती थी, टूल्स होते थे, वेपन्स होते थे, वेसल्स होते थे, फिग्राइंस होती थी, मेड वाइड रेंज ऑफ द मटेरियल्स गोल्ड। और ये अलग अलग मटेरियल की बनी होती, मेटल्स की बनी होती थी, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, आइवरी हो गया, शेल्स हो गया और टेरिकोटा, इन मेटल्स की बनी होती थी, राइट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड द मर्चेंट्स वर नोन एज। अब ये जो काम करते थे, ये जो प्रोडक्शन, ये जो बनाने का काम करते थे, तो ये मर्चेंट्स करते थे। मर्चेंट्स का एक ग्रुप होता था जिसको कहा जाता था श्रेणी या गिल्ड कहा जाता था। अब ये श्रेणी और गिल्ड किसको कहते हैं, मर्चेंट्स के ग्रुप को कहते हैं। ये मर्चेंट्स क्या काम करते होते थे, रॉ मटेरियल कहीं से लिया, यहाँ से इस वाले शॉप से या इस पर्सन से रॉ मटेरियल लिया इन्होंने, ये कौन हो गए थे, मर्चेंट। और इनको यहाँ पर जहाँ पर फिनिशिंग गुड बनाते थे, एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते थे, तो मर्चेंट पहले इनसे रॉ मटेरियल, कच्चा सामान खरीदते थे, कच्चा माल खरीदते थे, फिर इनको यहाँ से लेकर के फिर ये जाते थे जहाँ पर फाइनल गुड तैयार किया जाता था। तो बीच में ये काम क्या करते थे, मीडिएटर का काम करते थे मर्चेंट्स। और ये एक जगह से दूसरी जगह पर, कहीं से एक एरिया से रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो दूसरे एरिया में उनको पहुंचाना होता है। और जब ये पहुंचाने के लिए बड़े बड़े ट्रैवलिंग्स करते थे, बहुत दूर दूर तक ट्रैवलिंग्स करते थे, लोकल एरिया में नहीं, वो दूर भी करते थे, लोकल एरिया में भी करते थे। और इनके लिए इनको सी रूट्स भी पकड़ना पड़ता था, मतलब सी रूट्स भी ये प्रेफर करते थे और लैंड रूट भी प्रेफर करते थे। हमेशा ये कारवां में चलते थे, हमेशा ये ग्रुप में चलते थे, अकेले नहीं चलते थे। अकेले तो कहीं भी कोई लुटेरा डकैत आ जाएगा और फिर इनको लूट लेगा, इनका सारा सामान, इनके सारे पैसे वो लूट लेगा। फिर ये एक कारवां में चलते थे, वो चाहे बुल्लक कार्ट्स हो चाहे वो कैमल कार्ट्स हो, राइट। तो ये कारवां में चलते थे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता था कि इनके पास जो भी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर तब जाकर इनको कमीशन मिलता था। और इसी तरह से वो क्या हो गए थे, वो ग्रुप्स में चलते थे, इन्हीं ग्रुप को श्रेणी या गिल्ड कहा जाता था। तो अब नेक्स्ट टर्म आती है किसकी, ट्रेड एंड द सब कॉन्टिनेंट। तो 6th सेंचुरी BC में क्या होता है, सब कॉन्टिनेंट रिवर रूट्स क्रॉस द एक्सपेंडेड द वेरियस डायरेक्शन ओवर द। अभी मैंने क्या बताया कि कुछ लोग होते हैं जो सी ट्रैवलिंग करते थे, मतलब सी रूट्स को प्रेफर करते थे, कुछ होते थे लैंड रूट्स को, कि लैंड रूट्स में तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होता था, मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती थी। तो बुल्लक कार्ट से, कैमल कार्ट से, कभी पैदल चल कर पहाड़ों को क्रॉस करना होता था, रेगिस्तान को, पूरा डेजर्ट एरिया को क्रॉस करना होता था, टाइम लगता था। लेकिन अपनी अपनी सोच है कि जैसे वो जाना चाहें, तो धीरे धीरे वो क्या करते थे, इस तरह से ट्रेडिंग करते थे। अब ये सेफरर्स क्या होता है बच्चे, सेफरर्स होता है वो क्या बोलेंगे उसको, जो सी वोयाजेस करते थे, मतलब सी ट्रैवलिंग जो करते थे ट्रेडिंग के पर्पस से, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, तो वो शिप्स के थ्रू जाते थे, राइट। अब रिस्की होता था। रिस्की कैसे होता था कि वो लोग नहीं जानते थे कि वहाँ पर सही सलामत पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। क्यों ऐसा लगता था, हो सकता है कि सी में साइक्लोन भी आ जाए,
तो उनकी जान जा सकती है। अगर तो वो सही सलामत अपनी जगह पर पहुंच गए, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, तो उनको काफ़ी फ़ायदा भी होता था, काफ़ी बेनिफिट भी होता था। फिर तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाती थी, बल्ले बल्ले इन द सेंस कि फिर तो पैसा ही पैसा उनके पास होता था। तो जिस हिसाब से वो ट्रेडिंग करने के लिए जाते थे, सोचकर कुछ जाते थे और वाकई में उनसे डबल ट्रिपल उनको मुनाफा होता था। तो इस तरीके से एक तरह से उनको बोला गया है कि वो रिस्की होता था, राइट। तो इन मर्चेंट्स को वहाँ पर डेजिग्नेट किया जाता था, जैसे डेजिग्नेट इन द सेंस कि उनको वहाँ पर बोला जाता था, तमिल में इनको कहा जाता था मसातुवन, ठीक है, मसातुवन, तमिल में इनको मसातवन बोला जाता था, और प्राकृत में इनको बोला जाता था सेठीज, राइट, सेठीज या सातवाहस, ठीक है, तो इनको बोला जाता था प्राकृत में। अब आता है कॉइन्स एंड द किंग्स, ठीक है बच्चे। कॉइन्स एंड द किंग्स का मतलब होता है कि कॉइन्स कि कौन से मेटल के कॉइन्स किस किस किंग ने चलाए थे। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं जैसे कॉइन्स की, राइट। बहुत सारे कॉइन्स होते थे, तो बहुत सारे कॉइन्स काफ़ी सारे राजाओं ने चलाए, किंग्स ने चलाए। अब बात करते हैं हम किसकी, फर्स्ट कॉइन्स की। तो फर्स्ट कॉइन जो इंट्रोड्यूस किया था, सबसे पहले जो कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, वो थे इंडो ग्रीक, ठीक है। वो कौन थे, वो थे इंडो ग्रीक, राइट। तो ये तो हो गए आपके फर्स्ट कॉइन्स। नेक्स्ट हो गया आपका गोल्ड कॉइन। तो गोल्ड कॉइन किसने यूज, सबसे पहले गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए, तो ये आ जाएगा आपका कुशाना डायनेस्टी ने, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कुशाना डायनेस्टी ने। कुशानाज रूलर ने, ठीक है। तो सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, कुशाना रूलर ने। और कब चलाए, ये चलाए थे बच्चे फर्स्ट सेंचुरी में। कब चलाए थे, फर्स्ट सेंचुरी में, ठीक है, ये याद रखना। अगर तो आता है प्योर गोल्ड की बात होती है, प्योर गोल्ड के कॉइन्स किसने चलाए, प्योर गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। तो आपको ये करना है, प्योर गोल्ड के कॉइन्स किसने चलाए थे, वो चलाए थे मौर्य एम्परर्स ने, ठीक है। प्योर सोने के सिक्के, क्लियर। और अगर तो बात आती है कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए गोल्ड कॉइन्स यूज कौन करता था, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए गोल्ड कॉइन्स यूज कौन करता था, तो वो करते थे गुप्ता रूलर। चारों बातें क्लियर हो गई, ध्यान से देखना, समझना इसको, चारों बातों को। सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक ने चलाए। दूसरा, सबसे पहले गोल्ड के सिक्के किसने चलाए, सोने के सिक्के किसने चलाए, वो चलाए थे कुशाना डायनेस्टी के रूलर ने। फिर आता है प्योर गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, मौर्य एम्पायर। और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लोकल में यूज नहीं करते थे, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इन्होंने क्या किया, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए गुप्ता रूलर्स ने इन कॉइन्स को यूज किया। क्लियर बच्चे, चलिए नेक्स्ट आता है डिसाइफरिंग द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट इस तरह की होती थी। अभी तो हमें समझ में आ रही है कि ये था, क्या आपको ये समझ में आ रही है, अभी तो इसका मीनिंग ये था, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा ना कि ये क्या चीज थी। तो इसको डिसाइफर करने का काम किसने किया, जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने कब किया, 1838 में। कहानी क्या हुई कि मोस्ट इंस्क्रिप्शन, अब ये जेम्स ये कौन थे, प्रिंसेप कौन थे, जेम्स प्रिंसेप बच्चे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कॉइन्स को मिंट करने वाले होते हैं, मतलब मिंट करने इन द सेंस कि कॉइन्स पर जो छपाई होती है ना, ईयर लिखा जाता है, गवर्नमेंट का नाम लिखा जाता है, कोई भी हो गई, जैसे महात्मा गांधी छापे जाते हैं, नोटों पर छापे जाते हैं, तो ऐसे ही ना उस टाइम में जो कॉइन्स पर जो मिंट किया जाता था, तो उस डिपार्टमेंट पे ये वहाँ के हेड थे। कौन, जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने सबसे पहले ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने का काम किया, ठीक है। सो फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी यूरोपियन स्कॉलर विद द हेल्प ऑफ द इंडियन पंडित। तो क्या हुआ था कि 18th सेंचुरी की बात है, एक यूरोपियन स्कॉलर थे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द इंडियन पंडित कुड स्टडी द सेवरल मैन्युस्क्रिप्ट इन बंगाली एंड देवनागरी एंड कंपेयर दिस लेटर द ओल्डर। तो उन्होंने क्या किया, एक स्कॉलर थे, उन्होंने सबसे पहले मनुस्मृति को रीड किया जो कि संस्कृत में लिखी हुई थी, फिर उसको बंगाली में रीड किया, फिर उसको उसमें किसमें, बंगाली के बाद आपका देवनागरी में। तो 3 भाषाओं में उसी सेम बुक को उन्होंने स्टडी किया। तो जो उनमें से जो लेटर मैच करते थे कि ये लेटर उनको मिल गया
उसमें दूसरे वाले इंस्क्रिप्शन में, मतलब ये लेटर मिल गया उनको बंगाली में, बंगाली लिटरेचर में, ये लेटर मिल गया उनको देवनागरी में। तो इस तरह से बहुत स्टडी की गई, बहुत रिसर्च किया, तब जाकर 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने यहाँ पर सक्सेस अचीव की ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने की। क्लियर? ओके अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं डिसाइफरिंग द खरोष्टी। अब ये तो मैडम समझ में आ गया कि ये ब्राह्मी क्या होती है, खरोष्टी क्या होती है, स्क्रिप्ट क्या होती है। सुनो मेरी बात, एक तरफ है ब्राह्मी, ठीक है, ब्राह्मी, तो दूसरी तरफ है खरोष्टी। ध्यान से देखना बच्चे, खरोष्टी, ठीक है, खरोष्टी, ठीक है। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये दोनों क्या होती है बच्चे, ये दोनों ही स्क्रिप्ट होती हैं। ये क्या होती है, दोनों स्क्रिप्ट होती हैं, ठीक है। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को लिखने का काम जो होता है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को कैसे लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है लेफ्ट से राइट की तरफ, जैसे हम लोग आज लिखते हैं ना, लेफ्ट से राइट की तरफ। खरोष्टी लिपि, इसका खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है वो इसका ऑपोजिट है, तो वो लिखा जाता है राइट से लेफ्ट की तरफ। ये ध्यान रखना इस चीज में, ठीक है। तो दोनों को लिखने का पैटर्न ये था, दोनों स्क्रिप्ट को। तो ये जो थी, ये थी खरोष्टी स्क्रिप्ट, ठीक है। खरोष्टी स्क्रिप्ट ऐसे लिखी जाती थी। तो अभी क्या करना है, अभी हमें देखना है कि खरोष्टी, एक मिनट मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देती हूं ताकि आपको पता रहे, ये थी ब्राह्मी, ठीक है, और ये थी खरोष्टी। ये दोनों ही क्या थी, स्क्रिप्ट। अब याद रहेगा, इसको खरोष्टी को राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता, इसको लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा जाता था, ठीक है। तो ये खरोष्टी लिपि, ये खरोष्टी स्क्रिप्ट थी। तो जो पहले, सबसे पहले जो हमें इंस्क्रिप्शन पाए, जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले, वो इंस्क्रिप्शंस ग्रीक और खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे, राइट। और फिर उसके बाद लेटर प्राकृत लैंग्वेज थी, और फिर इसकी स्क्रिप्ट जो थी वो ब्राह्मी थी। याद रहेगी दोनों बात। जो सबसे पहले हमें इंस्क्रिप्शन मिले वो किस में मिले थे, वो मिले थे हमें ग्रीक लैंग्वेज थी, ये तो लैंग्वेज थी, और ये क्या थी, स्क्रिप्ट थी। जो बाद में जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए वो प्राकृत तो लैंग्वेज थी, और ब्राह्मी या खरोष्टी इसकी क्या थी, ब्राह्मी इसकी स्क्रिप्ट थी। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। आगे की कहानी क्या कहती है, हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन। तो हमें किस किस तरह के इंस्क्रिप्शन से हमें चीज़ों के बारे में पता चला। तो हमें बताना है कि जो हमें इंस्क्रिप्शन मिले या कॉइन्स मिले, जो भी कुछ मिले, हमें उसमें अशोक के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। तो वो क्या था कि अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शन में एक तो लिखवाया अपने आप को पियादासी, दूसरा लिखवाया देव पिया, और दूसरा लिखवाया पियादासी। देव पिया का मीनिंग हर बार पूछा जाता है, देव पिया और पियादासी दोनों का मीनिंग एक 1-1 मार्कर में पूछा जाता है, चाहे आप CUT का है चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम का है। तो देव पिया का मतलब देव से ही लगा लेना, तो देव पिया का मतलब होता है बिलव्ड ऑफ गॉड, मतलब भगवान का प्यारा, जो भगवान को बहुत अच्छा लगता है, भगवान का बच्चा, ठीक है। दूसरा होता है पियादासी का मतलब होता है प्लीजेंट टू बिहोल्ड। प्लीजेंट टू बिहोल्ड का मतलब जिसको देखकर बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक क्या बोलते हैं, किसी चीज को हम ऐसा देखते हैं कि जिसको देखने के बाद हमारे मन को जो है वो शांति, मतलब अच्छा लगता है हमारी आंखों को देखना, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा अपने आप को, देव पिया और पियादासी। सो मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन वर, अब ये जो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन अशोका के मिले हैं हमें, वो कौन सी लैंग्वेज में मिले हैं, वो मिले हैं प्राकृत लैंग्वेज में। एंड मोस्ट ऑफ द प्राकृत इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और ये जो प्राकृत में हमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं उनकी स्क्रिप्ट क्या थी, ब्राह्मी। स्क्रिप्ट क्या बताती है, उस लैंग्वेज को लिखने का तरीका बताती है। हम हिंदी कैसे लिखते हैं, हम हिंदी कैसे लिखते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर राम लिख दिया, ठीक है, राम लिख दिया, यहाँ पर मैंने सीता लिख दिया, ये मैंने हिंदी में लिख दिया, लेकिन इसको लिखने का तरीका ये हमें कहाँ से पता चला, ये हमें इसके स्क्रिप्ट से पता चला कि इस लैंग्वेज को हम हिंदी को कैसे लिखेंगे। तो ये बताती हमें स्क्रिप्ट, ये बताती हमें देवनागरी। तो हिंदी की जो स्क्रिप्ट है वो क्या है, देवनागरी। अब इस देवनागरी स्क्रिप्ट ने बताया कि तुम्हें हिंदी को ऐसे लिखना है, स के ऊपर ई की मात्रा आएगी, तो वो इसी स्क्रिप्ट से हमें पता चला। अब बात समझ में आ गई, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, क्लियर, ओके। तो अब देख रहे हो कि यहाँ पर कॉइन्स पर किसी की पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, कुछ मिंट किया हुआ है, कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन कॉइन्स से, इन इंस्क्रिप्शन से क्या पता चलता है, उस पर्टिकुलर रूलर के बारे में पता चलता है जिसने भी ये बनवाए होंगे, मिंट करवाए होंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की एक रूलर थे जिसका नाम था समुद्रगुप्त।
तो समुद्रगुप्त ने अपने कॉइन्स में अपने आप को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब ये कि जो भी उस कॉइन को देखेगा उसको ये तो पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर किंग जो है वो म्यूजिक का कितना लवर है, ठीक है, म्यूजिक लवर है, मतलब उसको म्यूजिक कितना अच्छा लगता है, इसीलिए अपने आप को वीणा बजाते हुए दिखाया। तो एक तरह से जो भी वो कॉइन्स को यूज करते होंगे, देखते होंगे, तो वो राजा के बारे में एक अजम्पशन कर लेंगे कि वो इस टाइप का राजा होगा। ठीक है, क्लियर। अब आता है अकॉर्डिंग टू द पियदासी। मैंने ये बता चुकी हूँ कि सेम है ये। पियदासी का मतलब होता है आपका पीजेंट टू बी होल्ड, और बिलव्ड ऑफ द गॉड होता है देवपिया। ठीक है, ओके जी। तो ये था हमारा आज का सेशन पूरा, और उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। फिर भी अगर कोई चीज़ें अनक्लियर हो गई हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिएगा। सेशन कैसा लगा, क्लास कैसी लगी आपको, कंटेंट कैसा लगा, सारी कुछ लिखकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। होमवर्क क्या रहेगा आपका? होमवर्क होगा आपका एक तो रीड एनसीईआरटी, रीड एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 2। ठीक है, एक तो यही चैप्टर सेम आपको रीड करना है। ठीक है, दूसरा क्या था कि एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं कि व्हाट इज इंस्क्रिप्शंस, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम सम रॉक पिलर्स ऑफ अशोका। कुछ अशोका के रॉक पिलर्स के नाम बताने हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बताने हैं आपको। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, चाहे 2 ही बता देना पर लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, और अब आते हैं थोड़ा सा काम की बात पर। ठीक है, तो अगर तो आप 12th में हो, ठीक है, वैसे तो 12th में ही हो गए, और अपनी एक अच्छी परसेंटेज लेकर जाना चाहते हैं CUET में भी प्लस बोर्ड एग्जाम में, दोनों बड़े बड़े एग्जाम है, दोनों एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, तो उसके लिए हमारे बैच जो है वो चल रहे हैं, मतलब पेड बैच हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है। काफ़ी सारे बच्चे उसमें इनरोल कर चुके हैं, क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही है, राइट। तो जल्दी से जल्दी अपने आप को इनरोल कीजिएगा, क्योंकि जितना जल्दी आप इनरोल करोगे उतनी ही जल्दी हमें, उतना ही ज़्यादा हमें रिवीजन का टाइम मिलेगा, और उसी रिवीजन का फ़ायदा होगा कि हम बहुत अच्छा से एक स्कोर, एक बहुत अच्छी परसेंटेज अपने बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर जब लाएंगे, अच्छी परसेंटेज लाएंगे, तभी हमें जाकर के एक ड्रीम यूनिवर्सिटी मिलेगी, जो कि हमारे CUET के एग्जाम क्रैक करने के बाद मिलेगी। ठीक है, तो CUET प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों की तैयारी हम एक ही उसमें करवा रहे हैं, आपकी एक ही इन्वेस्टमेंट में करा रहे हैं, राइट। अब इसको कोर्स को परचेज करने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ये सेशन खत्म होगा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे की वीडियोस आप कैसे देख पाओगे, नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी। तो आपको अभी के अभी जल्दी से जल्दी, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे ह्यूमैनिटीज़ चैनल को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो चाहे तो आप वीडियो को भी सब्सक्राइब कर देना, तो सारी बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना जैसे ही सेशन खत्म होगा। तो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि जब जब मेरी वीडियोस आएंगी, जब जब मेरा सेशन आएगा, तो आप मुझे लाइव देख सकोगे। ठीक है, और प्रायर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, प्रायर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब बात आती है कि मैम हमें कोर्स को परचेज कैसे करना है, तो वह मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको जाना है गूगल बाबा के पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे अड्डा 24/7। तो जैसे हमने अड्डा 24/7 टाइप किया, यहाँ पर ऑल कोर्सेज आएगा, ऑल कोर्सेज पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएगा आपका स्कूल K-12, राइट। तो आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, किसी के भी स्टूडेंट हो, तो आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है, राइट। तो जैसे ये आपके सारे 12th क्लास के बैचेस हैं, तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं सिर्फ स्कूल के एग्जाम की तैयारी की बात नहीं कर रही हूँ, स्कूल बोर्ड एग्जाम कर रहे हो, CUET कर रहे हो, बैंकिंग कर रहे हो, SSC कर रहे हो, आपके कोई बड़े बहन भाई भी होंगे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको रिकमेंड कीजिएगा, सजेस्ट कीजिएगा कि यहाँ पर हर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन करवाई जाती है बहुत ही अच्छे तरीके से, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि हम ये वाला कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, ये रहा आपका आर्ट्स डोमेन।
ठीक है। तो हम सबसे पहले जाएंगे इस वाले पार्ट पर, बाय नाउ पर। तो आप देख रहे हो ये इसका अमाउंट कितना है, तो ये है 9999, ठीक है, 9999। तो आपको ये इतना पे नहीं करना, घबराओ मत, इतना पे नहीं करना, ठीक है। तो आपको पे करना होगा सिर्फ और सिर्फ जब आप इस पर एक कूपन कोड अप्लाई करेंगे। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए Y489, आपको सिर्फ ये कूपन कोड अप्लाई करना है। तो जैसे आप इसको कूपन कोड को अप्लाई करोगे और मैंने अप्लाई पर क्लिक कर दिया, तो देख रहे हो 1700 ये माइनस हो गए और मात्र आपको 8299 रुपीज़ सिर्फ पे करने हैं, जो कि आपके मार्च एग्जाम तक, दैट मीन्स कि CUET तक आप हमारे साथ बने रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। तो आप ये सोच लेना कि मंथली जितना आप ट्यूशन फी पे करते हैं उससे मंथली एवरेज निकाल कर देखना कि कितनी कम फीस यहाँ पर रखी गई है। तो इतने, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, टीचिंग मेथड अच्छा लग रहा है, तो आप ट्यूशन पर पैसे वेस्ट मत कीजिए। यहाँ आइए, आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी, ई बुक दी जाएगी, PDFs वगैरह दी जाएंगी, नोट्स दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट की सारी चीज़ें दी जाएंगी, जो कि आपको इस अमाउंट में फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, मतलब अपनी क्लासेस के साथ साथ में, ठीक है। तो इससे आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एक अच्छी परसेंटेज ला सकते हैं, ठीक है। हाँ, और जाते जाते आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स, और थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।